नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फट गया है। बादल फटने की वजह से ईटानगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पूरे शहर में पानी भर गया है। गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद चिंताजनक तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से सामने आई हैं। मानो सड़कों पर सैलाब आ गया हो। ये तस्वीरें आप देखिए, अचानक ईटानगर में बादल फटा है और उसके बाद हर जगह पानी भर गया है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बादल फटने के बाद हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पूरा शहर पानी पानी हो गया है। हर जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईटानगर से, जहां पर बादल फटने की वजह से तबाही मची। ये तस्वीरें आप देखिए, बीच रास्ते में किस तरह से तमाम गाड़ियां फंस रही हैं। इस वक्त ईटानगर के कई इलाकों में कुछ ऐसे ही हालात हैं जैसी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बीच रास्ते में कई गाड़ियां फंसी हैं। बादल फटा और अचानक से हर तरफ सैलाब उमड़ आया। तस्वीरें आप देखिए, ईटानगर में कई वाहनों को नुकसान हुआ है, कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अचानक सड़कों पर इस तरह से बहने लगी कारें, गाड़ियों को नुकसान हुआ और जगह जगह इसी तरह पानी भर गया है। और आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पानी का सैलाब इस कदर है, आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं किस तरह बादल फटा है और एकाएक इतना ज्यादा पानी बरसा कि पूरी सड़कें लबालब भरी हुई पानी से नजर आ रही हैं। सड़कों पर पानी है। अब दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर में बाढ़ जैसे हालात हैं। कुछ ऐसे ही हालात हर जगह हैं। ईटानगर से तस्वीरें हैं और गाड़ियां जस की तस फंस गई हैं जहां पर थी। पानी का एक बड़ा सैलाब इस वक्त पूरे शहर में आ चुका है और इसी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की है, जहां आज सुबह अचानक बादल फटने से हाहाकार मच गया। बादल फटने से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ और बाढ़ जैसे हालात बन गए। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में सुबह बादल फटने की घटना के बाद ईटानगर के कई हिस्सों में और उसके आसपास के इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद हाईवे पर कई जगहों पर लोग फंसे नजर आए। कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे 415 के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात नजर आए। प्रशासन ने लोगों से नदियों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में ना जाने की अपील की है। भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। गंभीर हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कई जगहों पर राहत शिविर भी लगाए हैं। और अब आपको दिखाते हैं चीन से आई कुछ तस्वीरें जो दक्षिणी चीन में तबाही को बताने के लिए काफी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चीन में भयानक बारिश ने भारी तबाही मचाई है। चीन की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। सेना और बचाव दल की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें हैं दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत की, जहां पर भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने जमकर तबाही मचाई हुई है। सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए हैं और बहुत से मकान और दुकानें लैंडस्लाइड की चपेट में आने से ढह गए हैं। दक्षिण चीन में आई इस तबाही से भारी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर है। बताया जा रहा है कि गुआंगडोंग प्रांत में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है। कई दर्जन लोगों के घायल होने की भी आशंका है। भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने आम लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। जगह जगह बाढ़ और जल भराव के चलते तबाही नजर आ रही है। काफी लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की संभावना है। और चीन के बाद बात फ्रांस की कर लेते हैं। फ्रांस में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। फ्रांस के इसरे इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला। अचानक आई बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। 12 लोगों की मौत बताई जा रही है, कई लोग घायल हैं।
फ्रांस के कई इलाके इन दिनों तूफानी बारिश से आई बाढ़ का सामना कर रहे हैं। भारी बारिश से यहाँ पर सैलाब जैसा मंजर है। पानी के सैलाब में कारें डूबी हुई नजर आ रही है। इलाके में आंधी के साथ ऐसी बारिश आई कि कई कारें एक दूसरे पर चढ़ गई, कुछ बहकर नदी में चली गई। इन तस्वीरों को देखिए। बाढ़ के पानी में घर हो, गाड़ियां हो, जो कुछ भी इस पानी की जद में आया सब डूब गया। पेड़ उठने लगे, गाड़ियां बहने लगी। अचानक आई बाढ़ ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। शहर की सड़कों पर कीचड़ भर गया। फिलहाल हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके की पेट्रोलिंग की जा रही है। पानी के अटैक से हालांकि किसी नागरिक के मरने या फिर घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हजारों की संख्या में लोगों ने इमरजेंसी सेंटर्स पर रात बिताई है। और एक और अमेरिका के कई शहर 45 डिग्री से ज्यादा की गर्मी झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रॉक वैली से बाढ़ के कहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के रॉक वैली की हैं, जहां पर सब जलमग्न हो चुका है। बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल इस इलाके का है, जहां लगातार बारिश आफत बनकर आई है। अमेरिका के आयोवा में कई दिन से हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। पानी का ऐसा सैलाब आया कि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। आयोवा के रॉक वैली में घर छोड़ने के सायरन बजने लगे। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या हो रहा है। लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। पानी के बहाव ने तटों को तोड़ते हुए शहर में एंट्री की। ड्रोन तस्वीरें गवाह है शहर में घुसते सैलाब की। ऐसा सैलाब जो कि रॉक वैली के लोगों के लिए मुसीबत बनकर आया। उत्तरी आयोवा के 21 काउंटी में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सड़क को पानी ने ढक दिया है। कई जगह तो सिर्फ घर की छत ही दिखाई दे रही है। सब पानी पानी हो गया है। और नीट अंडर ग्रेजुएट मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज कर लिए पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। नीट यूजी मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके अब जांच और तेज कर दी है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और सीबीआई की एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई वो बताते हैं आपको। धारा 420, 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। नीट पेपर लीक करने वाले गुनहगारों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। जब से सरकार ने नीट पेपर लीक की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है, तब से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। सीबीआई ने इस मामले में शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद से रेगुलर केस दर्ज किया है। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 120B यानी साजिश रचने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने इस मामले में एक केस दर्ज किया है। सीबीआई ने बिहार और गुजरात वाले केस को टेक ओवर नहीं किया है। दोनों राज्यों की पुलिस अभी अपने लेवल पर जांच और गिरफ्तारी कर रही है। सीबीआई इस केस को अपने तरीके से हैंडल कर रही है। अगर जरूरत होगी तो सीबीआई बिहार और गुजरात पुलिस के संपर्क साध सकती है। जब जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई दोनों राज्यों से संपर्क कर केस को टेक ओवर कर सकती है। इससे पहले यूजीसी नेट मामले में भी शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ सीबीआई धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं में रेगुलर केस दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। और इस वक्त अहम खबर आ रही है, सीबीआई की दिल्ली यूनिट पेपर लीक की जांच करेगी। साजिश में शामिल लोगों का पता लगाएगी सीबीआई। बिहार गुजरात में दर्ज केसेस को टेक ओवर किया जाएगा, यह फैसला लिया गया है। दोनों राज्यों की पुलिस से केस डायरी लेगी सीबीआई। बिहार में गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, किस तरह से अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, बताएं। जी बिल्कुल समीर, देखिए सीबीआई ने अपना एक अलग से एक सेपरेट केस दर्ज किया है नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर, नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर। और उसके बाद जो धारा है वो मुख्य तौर पर 420 और इसके अलावा 120B और 406 के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा। और ये जो मुकदमा है दरअसल अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसके अलावा जिन जिन शहरों के अंदर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, वहाँ जो भी ब्रांच सीबीआई की मौजूद है, उनसे वो ब्रांच वहाँ पर तफ्तीश करेगी, उनसे जुड़े अधिकारी वहाँ पर तफ्तीश करेंगे। इसके अलावा बिहार और गुजरात पुलिस ने अब तक जो गिरफ्तारियां की इस मामले में, जल्द हो सकता है सीबीआई उन तमाम आरोपियों से भी रिमांड पर लेकर पूछताछ करे। इसके अलावा
जो सीबीआई है उसकी कोशिश है कि दरअसल जो डार्क नेट के जरिए हो या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिन जिन जगहों पर इस तरीके से पेपर जो थे लीक किए गए, उन तमाम यूजर्स के बारे में पता लगाया जा सके, उनको इजाजत में लेकर उनसे पूछताछ की जा सके। तो कहा जा सकता है कि ना सिर्फ प्राइवेट पर्सन बल्कि जो एनटीए से जुड़े जो अधिकारी है जिन्होंने इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराया, उनसे भी सीबीआई इस मामले में पूछताछ कर सकती है। तो कहा जा सकता है कि बड़े लेवल पर सीबीआई अपनी तफ्तीश शुरू करने जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहें। आगे बढ़ते हैं, पटना के सेफ हाउस के मालिक का बयान सामने आ चुका है। लर्न प्ले स्कूल के मालिक प्रभात रंजन ने कहा है, नीट के बच्चों की तैयारी का बाद में पता चला, किसी भी जांच में सहयोग के लिए मैं तैयार हूं, ये प्रभात रंजन का कहना है। और चुनाव के दौरान संजीव से जान पहचान रही, ये भी कहा गया उनकी ओर से। आपको बता दें कि ये वही प्ले स्कूल है जहां सबसे पहले टीवी9 के रिपोर्टर रूपेश कुमार पहुंचे थे और ये बताया था उन्होंने कि इसी स्कूल में बच्चों को रखकर पेपर के आंसर्स रटवाए गए थे। सर, जानकारी हुआ हमको 6 तारीख के 2 बजे, वो भी आशुतोष जिसको मैं किराया दिया था उस लड़का के नहीं, एक संजय बगल के मकान में रहता है, वो लड़का हमको फोन करके बताया कि आपका मकान में छापामारी हुआ 4 तारीख को रात में। वो संजय जो बताया कि नीट का क्वेश्चन का वो जो उसको जानकारी था, जो बताया कि वहाँ रटाया गया है। और मैं नाम जानता होगा वो मुझे, मगर हम तो संजीव का नहीं पहचानते हैं और न वो उम्मीद करते हैं कि न वो हमको पहचानता होगा। उससे कोई ताल्लुक, हमको कोई लटपट सटपट, पटना में हमको 2 जगह मकान है, मगर हम कभी इस तरह का, हम सब दिन दुनिया में रहे, इसलिए यहाँ से जुड़े हुए रहे। मैं 6 से प्रतिनिधि रहा, 6 में प्रमुख रहा, उसके बाद पंचायत समिति रहे, फिर मुखिया रहे, यहाँ से जुड़ाव रहा दनियामा से। मैं सब दिन दनिया में पूरे फैमिली रह गया। एक भी दिन रात उस मकान पर मैं नहीं टिका। सिर्फ पूजा के दिन मैं 10 बजे रात के भी हम चल आए, जिस दिन पूजा था, समझ गए ना। उस समय कोई उसको छवि खराब नहीं था और आना जाना चुनाव के दरमियान में उसे पहचान हुआ था। और आपको सेफ हाउस के मालिक का और बयान भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं पटना के उसी सेफ हाउस से हमारे संवाददाता रूपेश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टीवी9 भारतवर्ष ने वो हर एक जगह दिखलाई है जहां पर ये पूरा कांड हुआ है, जहां पर पूरी साजिश रची गई, जहां पर छात्रों को रखा गया, जिसे सेफ हाउस कहा गया, जो एनएच का जो गेस्ट हाउस था, जहां पर पूरा कनेक्शन टीवी9 भारतवर्ष ने खुलासा किया। और टीवी9 भारतवर्ष ही वो पहला चैनल है जो सिर्फ जिक्र में जिसकी चर्चा हुई कि लर्न प्ले स्कूल, जो सेफ हाउस जिसे नाम दिया गया, कि यहीं पर 4 और 5 मई की रात को यहाँ पर 20 से 25 छात्रों को यहाँ पर रखा गया, यहीं पर उन्हें प्रश्न पत्र दिए गए, यहीं पे आंसर दिया गया और यहीं पर पूरी रात जिन्हें रटवाया गया। और यहीं से चिंटू पिंटू ने सबसे पहले चिंटू के मोबाइल पर, उसके व्हाट्सएप पर यहाँ पर आया था और यहीं प्रिंट निकाल कर पूरा इलाका एक बार आपको दिखलाते हैं कि कितना वीरान ये इलाका है, सड़कें तक नहीं है। पटना का आउटर इलाका जहां पर कुछ मकान बन रहे हैं, सिर्फ बनते हुए मकान, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आपको दिखेंगे, लेकिन रहने वाले शायद ही कहीं नजर आए हैं। कोई प्रत्यक्षदर्शी तक अभी यहां तक नजर नहीं आया है। यानी कि यहां अगर इस लर्न प्ले स्कूल, अगर यहां पर महीनों तक कोई अवैध काम हो तो किसी को कानों कान कोई खबर तक नहीं होगी। अंदर आप देखिए, हालांकि ऊपरी तल्ले पर मैंने देखा कि एसी भी लगाया हुआ है, दोनों में बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, 2 गेट हैं। यहाँ पर एक लर्न प्ले स्कूल, लर्न बॉयज हॉस्टल और एक लर्न प्ले स्कूल, और ऊपरी तल्ले पे ऐसा लगता है जैसे कोई रहता है। लेकिन ये जो मकान है, ये प्रभात रंजन मुखिया, जो नगर नौसा, जहाँ का संजीव मुखिया रहने वाला है, नालंदा का, नगर नौसा के ठीक बगल में दनियावा है और दनियावा का ही रहने वाला ये प्रभात रंजन, जो प्रभात रंजन का ये मकान है। लेकिन एक व्यक्ति मुझे मिला था जो इसी रास्ते से होकर आगे वो अगले मकान में कुछ पिछले 1.5 वर्षों से रह रहे हैं किराए पर। उन्होंने बतलाया कि ये स्कूल पिछले 1.5 वर्षों से कभी भी
खुला हुआ नहीं देखा गया है कि स्कूल नाम का कोई यहाँ पर संस्थान नहीं है जहाँ पर बच्चे आते हों, जहाँ पर पठन पाठन होता हो। यानी कि सिर्फ एक आई वॉश के लिए कहीं ना कहीं ये लर्न प्ले स्कूल नाम दे दिया गया है। और ऐसा लगता है कि सिर्फ नीट एग्जाम पेपर लीक नहीं बल्कि जितने तरह के पेपर लीक होते हैं जिनसे पटना का कनेक्शन है उसका ये सेफ हाउस है। और ये जो पूरा गिरोह है, चाहे वो संजीव मुखिया हो, प्रभात रंजन मुखिया हो, चिंटू हो, पिंटू हो, सबका कनेक्शन नालंदा से है। ये जो मकान है जिसके नाम पर ये मकान है, ये प्रभात रंजन का मकान है। प्रभात रंजन भी दनियावा के मुखिया हैं और दनियावा नगर नौसा का से ठीक सटा हुआ इलाका है। नगर नौसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि नगर नौसा का ही रहने वाला संजीव मुखिया के राइट लेफ्ट हैंड हैं चिंटू और पिंटू, जिसमें चिंटू की गिरफ्तारी अभी देवघर से हुई है। तो रूपेश की आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे इसी सेफ हाउस से, और लर्न प्ले स्कूल के मालिक प्रभात का एक और बयान आपको सुनवाते हैं। जब चुनाव हम लड़ रहे थे तो बगल का मेरे पंचायत में मछरियामा एक बस्ती है, वो वहीं का जाति का कहार जाति से बिलोंग करता है। ऊपर में कुछ पेपर जला हुआ भी कागज मिला, समझ गए ना। ये लोग जो बतलाया उसके बाद मैं मकान पर उस घटना के 3-4 महीना पहले से भी मैं नहीं गया था, और ये घटना के एक दिन बाद हम गए। उसका गार्जियन माए बाप बेटा आशुतोष अपने नहीं बेटा, उन लोग के भी ड्राइवर मेरे साथ था। बहुत हम भद्दा भद्दा बात बोले, हम कहले कि गरीब आदमी का बस आने का चीज नहीं है। उसका गार्जियन के भी मैं बहुत बात बोला हूँ ना। लर्न प्ले स्कूल तो पहले पटना सिटी का आदमी अमित राज लिए हुए था, वो मकान को खाली कर दिया था 20 में ही, समझ गए ना। वो खाली कर चुके थे। उसके बाद एक संजय वहीं मिठाई का दुकान वाला रहता था, समझ गए। उसके बाद फिर आशुतोष रहा। पहले नीचे रहता था, अब ऊपर रहता था। तो ऊपर रहता था तो नीचे इसका कहना है कि किराया लगा हुआ था। 2 महीना का एक बूढ़ी थी माई बेटी जो रहती थी, और 1-2 दिन पहले का तो खाली की है। हमको कोई जानकारी नहीं, वो ही रखता था। हमको किराया बोला कि 3500 में नीचे लगा दे लियो भैया। हम कहले कि ठीक है, 3500 के हिसाब से 2 महीना का हमको रेंट दिया। ये अपने रेंट 5000 रुपया देता था। ही कहीं से नहीं। और जब भी बुलाया जाएगा मैं तत्परता के साथ, मैं तो हम लोग कोई चोर चोटा नहीं हूँ, किसी भी तरह का संलिप्तता मुझे नहीं है। नीट के वो सब चीज के बारे में जानते ही नहीं है। हमारा अपना धंधा से मतलब है। अब तो 60 वर्ष हो गया। और नीट पेपर लीक के आरोपियों का मेडिकल कराया गया है। ईओयू ने यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने 6 आरोपियों का मेडिकल कराया है। आज ही आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। कल देवघर से गिरफ्तार किए गए थे ये तमाम आरोपी। और इस मामले में एक और बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक के आरोपियों का मेडिकल। ईओयू ने 6 आरोपियों का मेडिकल कराया। आज ही आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। कल देवघर से गिरफ्तार किए गए थे। एक और बड़ी खबर ये कि गिरफ्तार सॉल्वर गैंग का हो सकता है नार्को टेस्ट। ब्रेन मैपिंग की संभावना पर भी ईओयू कर रही है विचार। पेपर लीक का सोर्स पता करने के लिए टेस्ट होगा कि पहला जहां से पेपर लीक हुआ वो कहां से हुआ, और हजारीबाग के सेंटर से पेपर लीक होने का शक है। सरकार ने नीट पेपर लीक की जांच को तेज कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपी अभी भी राज नहीं खोल रहे। अब आरोपियों का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इन वैज्ञानिक परीक्षणों से जांचकर्ताओं को कुछ नए सुराग मिल सकते हैं। पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर पेपर लीक कहां से हुआ था। जांच में अभी तक ये पता नहीं लगा है कि पेपर लीक झारखंड के हजारीबाग के एक परीक्षा केंद्र से हुआ था या पेपर ले जाते समय रास्ते में हुआ। एसआईटी टीम उस ट्रांसपोर्टर की तलाश कर रही है जिसे पेपर पहुंचाने का जिम्मा मिला था। पुलिस देवघर से गिरफ्तार संजीव मुखिया गिरोह के 6 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले संजीव मुखिया के पास पेपर आया था। संजीव मुखिया ने अपने भांजे राकेश उर्फ रॉकी को पेपर भेजा। 10 सॉल्वर्स की टीम ने प्रश्न पत्र सॉल्व करके वापस राकेश को भेजा। चिंटू ने पिंटू को उसका प्रिंट निकालने के लिए दिया। प्रिंट निकालकर सॉल्वर गैंग ने पटना सेफ हाउस तक पहुंचाया।
और नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग में भी जांच तेज हो गई है। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंची है बिहार पुलिस। स्कूल के प्रिंसिपल से क्राइम ब्रांच ने की है पूछताछ। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एएसपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने जांच की है। ओएसिस स्कूल से पेपर लीक होने का शक है। और झारखंड के हजारीबाग के उसी ओएसिस स्कूल में TV9 रिपोर्टर राजकुमार गिरी पहुंचे। उनकी एक रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक मामले पे जांच की आज हजारीबाग तक आ पहुंची है। बिहार के अपराध शाखा की टीम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हजारीबाग पहुंची, चूँकि यहाँ भी 5 सेंटरों पे एग्ज़ाम होना था। और उसी में ये जो मेरे ठीक पीछे जो स्कूल दिख रही है ओएसिस स्कूल है। इस स्कूल का नाम आता है कि यहाँ पे पेपर लीक का तार तो कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। इसको लेकर के यहाँ पे जांच टीम आती है और यहाँ के प्रिंसिपल एहसानुल हक से बातचीत करती है। पूछताछ के बाद यहाँ से टीम चली गई है। वो ये भी देख रहे हैं कि जो रांची से जो पेपर यहाँ पे आया है वो किन किन कड़ियों के द्वारा यहाँ तक पहुँचा है और कहाँ पे जाकर के पेपर निकला है। इसी कड़ी में जो टीम आई हुई है वो टीम यहाँ क्वेश्चन पेपर जो बैंक में जो रखाया था वहाँ बैंक में भी जा कर के वो वहाँ पे भी जांच पड़ताल की है। और आगे जो तार है तार लगातार जोड़ने की कोशिश कर रही है कि कहीं पेपर लीक जो मामला हुआ है वो हजारीबाग के इस स्कूल की भी संलिप्तता है कि नहीं। फिलहाल अभी किसी की भी गिरफ्तारी और किसी को भी हिरासत में लेने की बात नहीं आई है। आपको बता दें कि जो हमने जो इन लोगों से बात करने की जो कोशिश की है तो इन्होंने साफ मना किया कि हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, चूँकि जो जांच एजेंसी है उनके द्वारा साफ निर्देश दिया गया था कि आप मीडिया से किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं करेंगे। और नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल होने के बाद कई छात्र परेशान हैं। ऐसे ही कुछ परीक्षार्थियों से बात की संवाददाता शालिनी वाजपेयी। नीट पीजी का एग्ज़ाम कल रात 10 बजे के आसपास अचानक से कैंसिल कर दिया गया। इसकी वजह से परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं इस वक्त उन्हीं परीक्षार्थियों के साथ हूं जिनका आज एग्ज़ाम था नीट पीजी का। सुबह 9 बजे एग्ज़ाम होना था। रात 10 बजे के आसपास स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ की रहने वाली हैं और यहाँ पर क्या प्रिपरेशन करती थी, प्रैक्टिस करती थी और कब पता चला कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया? मेरा नाम डॉक्टर सौम्या है और मैं जौनपुर से रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे 1 साल से प्रिपरेशन कर रही थी गौतम नगर में और ये न्यूज़ मुझे कल रात को 10 बजे पता चली। पहले तो मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई एग्ज़ाम 12 घंटे पहले कैसे कैंसिल हो सकती है। अगर कैंसिल करना ही है तो आप एक प्रॉपर टाइम फ्रेम उसको रहते हुए तो करो। 2 दिन 3 दिन पहले अगर आपको ये डर था कि ये कैंसिल हो सकता है तो आप 2-3 दिन पहले इस पे एक्शन ले लेना था। ये और नीट पीजी परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। जयपुर के छात्रों का क्या कहना है, सुनते हैं। हफ्ते भर पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि समझ भी नहीं आता क्या खाए, क्या पिए, कहाँ जाए, क्या पढ़े, क्या नहीं करे। कि चलो एक पेपर है और करना है और देना है, और एक रात पहले को पता लगता है कि पेपर पोस्टपोन हो चुका है। क्यों? आप में 3 कैपेबिलिटीज़ है तो आप मत कराइए पेपर। आप INI वालों को दे दीजिए, एम्स वालों को दे दीजिए, वो सक्षम है पेपर कराने के लिए। ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हम लोग को 1.5 से 2 साल हो गए सिर्फ इसका पढ़ते हम रोज दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं और इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि हमारा एग्जाम होगा, हम अच्छे से जो पढ़ते हैं, जिसको जो हमने तैयारी करी उसका यूज़ होगा। बट यूज़ तो दूर की बात, पेपर तो इनसे पेपर नहीं लिया जा रहा है एक ढंग से कि जिससे ना मतलब कि बच्चे आप फ्यूचर में डॉक्टर बना पाएँ। मैं अब पूरी PSC और CSC का जो काम है वो छोड़ के यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आया था। हम जैसे ही पहुँचे हमने रूम लिए, होटल्स वगैरह लिए हमारे साथियों ने। जब उनको रात को पता लगा तो उन्होंने जो उनका भी मन ख़राब हो गया कि वो इतनी दूर से पूरी PSC को छोड़ के आए हैं, वहाँ पर जो सेवाएं बाधित हो रही है उसको छोड़ कर आए। तो ये सरकार को एक दिन केवल 12 घंटे के शॉर्ट नोटिस में कहीं को तो पता ही नहीं चला। आप कैसे कर सकते हो? और देश भर में आज नीट UG के 1563 छात्रों का री एग्जाम कराया गया। 6 सेंटर पर परीक्षा का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ के एक परीक्षा केंद्र पर छात्र नहीं पहुंचे। चंडीगढ़ में नीट UG का आज दोबारा एग्जाम होना था। चंडीगढ़ के सेक्टर 44 में
ये स्कूल है सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे एग्ज़ाम होना था और 2 बच्चों ने जहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आना था, लेकिन दोनों बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पहुँचे। 1:30 बजे तक का टाइम था और जो जहाँ पे अधिकारी थे जिन्होंने पेपर लेना था, करवाना था, वो उनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन 1:30 बजे तक वो यहाँ पे नहीं पहुँचे और इस जो एंट्री गेट है वो अब बंद कर दिया गया है। 11 बजे से एंट्री शुरू हुई थी और 1:30 बजे तक का समय था और 2.5 घंटे के समय में बच्चे अगर आते तो वो यहाँ पे आ सकते थे, लेकिन अब वो बच्चे यहाँ नहीं पहुँचे। उसके बाद ये गेट बंद कर दिया गया है। 2 बजे एग्ज़ाम शुरू होना था और 5:20 तक ये एग्ज़ाम जो है दिया जाना था। जिस तरीके के साथ नीट में धांधली का इल्ज़ाम लगे, उसके बाद ये जो 1563 बच्चों का जो है एग्ज़ाम पूरे देश में जो है वापस लिया जाना था और 6 सेंटर बनाए गए थे। चंडीगढ़ में 2 बच्चे थे और 1 सेंटर यही बनाया गया था, लेकिन जहाँ पे बच्चे नहीं पहुँचे। और बहुजन समाज पार्टी के खेमे से आज एक बड़ी खबर आई। भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने फिर बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आकाश आनंद बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक भी फिर से बना दिए गए। आकाश आनंद को बीएसपी में बड़ी जिम्मेदारी का आज ऐलान कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में सबकी नजर मायावती और आकाश आनंद पर थी। बैठक में पहुंचते ही आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो और अपनी बुआ के पैर छुए। इस दौरान मायावती ने मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद भी दिया, पीठ थपथपाई। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से आकाश आनंद को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लग गया। चुनाव में पार्टी की हार पर मंथन हुआ और फिर आकाश आनंद को मायावती ने फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आकाश को दोबारा से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक का पद भी मिल गया। बैठक में मौजूद बीएसपी के वरिष्ठ नेताओं, नेशनल कोऑर्डिनेटर और जिला स्तरीय पदाधिकारियों से कहा गया कि आकाश आनंद को मजबूत करने के लिए उनका साथ दें। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान के बाद मायावती ने आकाश आनंद को पद मुक्त कर दिया था। आकाश आनंद के आक्रामक भाषणों से मायावती काफी नाराज हो गई थी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से मुकाबले के लिए मायावती ने आकाश को फिर से पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, लेकिन बीएसपी के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। और कल से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट मंत्रियों समेत 280 सांसद शपथ लेंगे। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के साथ ही 18वीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया है। कल से संसद सत्र की शुरुआत होने वाली है। प्रोटेम स्पीकर पहले दिन 280 सांसदों को शपथ दिलाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में शपथ लेंगे। उसके बाद मोदी सरकार के मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। पीएम के बाद वरिष्ठता के आधार पर राजनाथ सिंह, फिर अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, फिर मनोहर लाल शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्रियों के बाद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, फिर राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। दूसरे दिन बचे हुए 264 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। एक सांसद को शपथ लेने में लगभग 1 मिनट का समय लगेगा। संसद सत्र के दौरान क्या क्या होगा? 24 से 25 जून सत्र के शुरुआती 2 दिन नए सांसदों का शपथ। 26 जून लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 27 जून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। 28 जून प्रधानमंत्री संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय देंगे। 1 से 3 जुलाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और गुजरात पुलिस की एसओजी यूनिट ने सूरत से एक ऐसे मुस्लिम शख्स को गिरफ्तार किया है जो अपना हिंदू नाम बदल कर रह रहा था। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सूरत पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स वैसे तो मुस्लिम है, लेकिन इसने अपना फर्जी नाम बदलकर शुभो दास रख लिया है। ये मूलतः बांग्लादेश का रहने वाला है। साल 2020 में इसने एक बिचौलिए की मदद से बांग्लादेश की सतखीरा सीमा पार की और अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पहुंचा, जहां उसने फर्जी हिंदू नाम रख लिया और उसी के नाम से सारे झूठे दस्तावेज तैयार किए। साल 2021 से 2023 तक कतर के दोहा में काम करता रहा और बाद में गुजरात के सूरत पहुंचा और वहां पर मकान बनाने का काम करने लगा। जांच के दौरान अधिकारियों को जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की टीसी और बांग्लादेश की आईडी बरामद की है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाद में भारतीय पासपोर्ट भी मिला है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर बंगाल सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा,
एक बांग्लादेशी मुस्लिम ने बंगाल सरकार के सहायता प्राप्त मदरसे से जारी किए गए फर्जी प्रमाण पत्र की मदद से अपने दस्तावेजों में हिंदू नाम से बदल लिया है, जो सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता है। बंगाल सरकार ने नए बजट में मदरसों के लिए 5,530 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और एक बार फिर से नीट परीक्षाओं की बात करते हैं। ग्रेस मार्क वाले छात्रों की परीक्षा खत्म हो गई है 5:20 पर। अभिजीत बात कर रहे हैं छात्रों से। ऐसी फिजिक्स कभी नहीं देखी, पहले पेपर में भी नहीं थी ऐसी फिजिक्स। कैसा एग्जाम कर रहे हैं? जैसे ही खत्म हुआ एग्जाम, कैसा रहा एग्जाम आज का कैसा रहा एग्जाम? ठीक था, मतलब इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट था। अच्छा, पिछली बार की तुलना में अगर बात करें तो व्यवस्था सेंटर पे किस तरह की थी? बहुत अच्छी थी पिछली बार से। कोई कंफ्यूजन नहीं था समय से परीक्षा? हाँ बिल्कुल, सारा सही था। संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल। तो आप पहले ऐसे स्टूडेंट जो कह रहे होंगे कि पिछली बार से ज़्यादा बेहतर था, और क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो कैसे? क्वेश्चन पेपर का लेवल पिछली बार से थोड़ा डिफिकल्ट था। अच्छा, लेकिन डिफिकल्ट होने के बावजूद भी आप इस बार के परीक्षा से संतुष्ट हैं? हाँ। किसी तरह की कोई डिले नहीं हुई? नहीं। और कोई शिकायत हो तो बता दीजिए। नहीं, ठीक था सारा। ठीक था। तो ये देखिए कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि पिछली बार से थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पेपर ज़रूर था, लेकिन फिर भी उन्होंने परीक्षा ठीक से दी और इस बार उनकी जो परीक्षा रही वो अच्छी रही है। और भी स्टूडेंट्स जो निकल रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप ये तस्वीरें दिखाते रहे विपुल, जो बच्चे परीक्षार्थी जो हैं वो जो एग्ज़ाम दे के लौट रहे हैं उनकी तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहे। और कैसा रहा आप लोग का एग्जाम? काफ़ी अच्छा रहा सर। हाँ जी सर। पिछली बार की तुलना में अगर बात करें तो इस बार सेंटर पे व्यवस्था कैसी थी? पिछली बार जो टाइम वेस्ट हुआ था वो नहीं हुआ। इस बार टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज़ थी, सिग्नेचर एंड जो फोटो पेस्टिंग अटेंडेंस, वो सब पहले ही हो गया था, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। यानी इस बार बेटर? इस बार बेटर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ खुद से मार्क्स। जो भी मेरी मेहनत थी 2 साल की, शायद वो कुछ कलर्स लेकर आए मेरे लिए। आई एम हैप्पी। और क्वेश्चन पेपर किस तरह का रहा पिछले? नहीं, क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी रहा, मुझे इजी लगा। जैसी मेरी तैयारी थी उसे। आप पहले से स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर इजी था, अच्छी तैयारी की है। और भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम कशिश है। कशिश, किस तरह का इस बार एग्जाम रहा? इस बार एग्ज़ाम तो मेरा अच्छा था, पर थोड़ा टाइम कम मिला था प्रिपरेशन का, क्योंकि पिछली बार पूरे 1 साल की प्रिपरेशन थी। इस बार 1 हफ्ते का टाइम दिया, बस रीनीट दोबारा करवा दिया। अगर एग्जामिनेशन सेंटर की व्यवस्था की बात करें तो पिछली बार की तुलना में ठीक रहा? टाइम से? हाँ, टाइम से शुरू हुआ। और इस बार मतलब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस वगैरह भी सब कुछ ज़्यादा थी पिछली बार, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ नहीं था कि चेकिंग वगैरह। पहली बार एग्जाम हुआ था तो इनको कुछ पता नहीं था कि कैसे कंडक्ट करवाना है, कैसे क्या कुछ। तो इस बार थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा। और अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें? क्वेश्चन पेपर का लेवल पिछली बार से थोड़ा सा टफ था, वैसे तो ईजी था, बट पिछली बार से लेके फॉर्मेट थोड़ा सा अलग था। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? एक्सपेक्ट तो 600 प्लस है। 600 प्लस है। हाँ जी। और जिस तरीके से नीट के अराउंड जो कंट्रोवर्सी हुई, अब आपको ट्रस्ट है कि व्यवस्था बदल रही है, ठीक हो रही है? मेरे अकॉर्डिंग तो अब अगर जैसे यूँ कह रहे कि एनटीए के को हटा के अब कोई दूसरी वो आएगी, तो अब उसका पता नहीं कि कैसे कंडक्ट करवाएगी। बाकी होप तो यही है, अब एनटीए पे तो है नहीं। एनटीए पे नहीं है? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तमाम बच्चे थे जो कि परीक्षा केंद्र से बाहर निकले हैं। उनके पेरेंट्स भी उनका इंतज़ार कर रहे थे और परीक्षा देने के बाद अब वो अपने घरों को जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि समय से परीक्षा शुरू हुई और समय से उन्होंने परीक्षा दिया। कुछ लोगों को क्वेश्चन पेपर आसान भी लग रहे हैं, कुछ लोगों को क्वेश्चन पेपर मुश्किल भी लगे, लेकिन कुल मिलाकर जो स्टूडेंट्स में उनका कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार चूँकि बेहतर व्यवस्था थी, उन्हें अच्छा टाइम मैनेजमेंट मिला, समय से परीक्षा शुरू हो गई। इन तमाम चीज़ों से वो संतुष्ट ज़रूर हैं, लेकिन हाँ, एनटीए से जो एक शिकायत है, एक जो ट्रस्ट क्राइसिस क्रिएट हुआ है, वो बच्चों में भी बातचीत करने में स्पष्ट दिखाई देता है। उनका कहना है कि उन्हें इस परीक्षा से तो संतुष्टि है, लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है अभिजीत, जो 1563 स्टूडेंट्स थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनकी परीक्षा का आज दिन था। मन में तमाम आशंकाएं लिए इन तमाम स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है। 30 जून को इसका रिजल्ट आएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में राजौरी गार्डन के एक रेस्टोरेंट में हुए हत्याकांड के मामले में फरार चल रही लेडी डॉन अन्नू का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो रेलवे स्टेशन पर भागती हुई दिख रही। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है महिला दिल्ली के रेस्टोरेंट मर्डर केस में हनी ट्रैप की आरोपी अन्नू बताई जा रही है। ये वीडियो जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। तस्वीर में लेडी डॉन अन्नू ट्रॉली बैग के साथ रेलवे स्टेशन पर तेजी से जाती दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस को इस लेडी डॉन की तलाश है। जानकारी मिली है कि लेडी डॉन अन्नू जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन पर दिखी।
बताया जाता है कि अन्नू यहां मुंबई के लिए रवाना हुई हैं। अन्नू 20 जून की सुबह 10:06 पर कटरा रेलवे स्टेशन से निकली थी। पुलिस सूत्रों की माने तो 20 जून की सुबह करीब 9:30 बजे अन्नू ने एक गेस्ट हाउस का वाईफाई इस्तेमाल किया था। इसके बाद वो ट्रेन में जल्दबाजी में चढ़ी। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉन अन्नू को गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की बेहद करीबी बताया जाता है। विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गैंग से जुड़ी अन्नू ने दिल्ली के रेस्टोरेंट में मारे गए अमन नाम के शख्स को हनी ट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसाया था। और बिहार में पुल गिरने की घटना पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्रियों पर कसा तंज। पुल खुदकुशी कर रहे हैं या चूहे पुल कुतर रहे हैं, ये तंज कसा गया है। आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें पिछले एक हफ्ते में कैसे लगातार पुल गिर रहे हैं बिहार में। 18 जून की घटना जब अररिया बकरा नदी पर बना था ये पुल और ये गिर गया। 22 जून की घटना भी आपको दिखा रहे हैं, सीवान गंडक नहर पर ये पुल बना था जो कि गिर गया। और 23 जून की घटना भी जो कि मोतिहारी ढलाई के अगले दिन ही पुल गिर गया, यानी आज की घटना। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ एक हफ्ते के अंदर तीसरा पुल ढह गया है। अररिया और सीवान के बाद आज मोतिहारी में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल ध्वस्त हो गया। ये पुल पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के घोड़ासहन ब्लॉक में चैनपुर स्टेशन जाने में सड़क पर बन रहा था। ग्रामीणों की माने तो रात के अंधेरे में पुल की ढलाई की जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। आरोप है कि सीमेंट और बालू का सही मिश्रण न होने की वजह से और ढलाई के लिए लगाए गए सेटरिंग के पाइप के कमजोर होने की वजह से हादसा हुआ। निर्माण तो हो गया, लगभग 2 महीने हुआ 2 महीने हो रहा था। ढलाई का काम कब चल रहा था? ढलाई का काम कल चल रहा था शाम से, और रात को 12 बज गया। 12 बजे के बाद में पुल गिर गया। रात में तो ये लोग छड़ बांधते हैं, ढलाई का काम है, सारा काम रात में हुआ है। देखिए ना, पिलर सोझे 13 लौक रहा है। जो नीचे से अपना सपोर्ट नहीं देखे, चेक नहीं किए, वजन का उसको अनुमान नहीं लगा, ये माल डलाया, उसके बाद गिर गया। इससे पहले कल सीवान में भी पुल गिरने की घटना सामने आई थी। यहाँ महाराजगंज दरोंदा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल ताश के पत्तों की तरह गिर गया था। और अब खबर यूपी से। यूपी के फिरोजाबाद में एक तहसीलदार को थप्पड़ मार दिया गया। जमीन का विवाद सुलझाने पहुंचे थे तहसीलदार। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये देखिए तस्वीरें, यूपी के फिरोजाबाद में एक तहसीलदार जमीन का विवाद सुलझाने गए थे और उन्हें थप्पड़ मार दिया गया। और देहरादून में स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने आज पेड़ों के कटान पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। देहरादून में लोगों ने सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोग पर्यावरण बचाने के संदेश से लिखी तख्तियां लिए नजर आए। लोग गर्मी में तापमान बढ़ने को लेकर पेड़ों के कटान को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि जहां पहले पंखों की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब एसी भी फेल साबित हो रहे हैं। हमने जो इस साल तापमान झेला है, इसको हम आगे झेलने को तैयार नहीं है। आज अगर 1000 लोग इस किस्म के यहाँ पर बाहर निकले हैं, ये निश्चित तौर पर, जैसा मैंने कहा, उनकी नाराज़गी, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा, उनकी चिंता, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज इस पर्यावरण बचाओ वॉक और आंदोलन के माध्यम से हमने कहा है कि रोड जितनी चौड़ीकरण होना है उतना ज़रूरी है, लेकिन उसमें पेड़ काटना नहीं है। पेड़ बिना पेड़ काटे उसका चौड़ीकरण है।